नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी इस प्रश्न पत्र की चर्चा शुरू की है। और उसमें से पहला जो टॉपिक है, पहली इकाई है अनुवाद, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करना शुरू किया है। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने अनुवाद का अर्थ, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा विश्लेषण आपको बताया है। अनुवाद के अर्थ के आधार पर हमने समझ लिया कि अनुवाद शब्द किस भाषा से मूलतः आया हुआ है, उसका मुख्य अर्थ क्या है। अर्थात शब्दशः अर्थ हमने देखने के पश्चात हमें ये मालूम हो गया कि किस प्रकार वह एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में लिख देने की प्रक्रिया के लिए ये नाम जो है, अनुवाद जो है, वहाँ पे दे दिया गया है। तो हमने अनुवाद का अर्थ देख लिया है। अब अगला जो मुद्दा है पाठ्यक्रम में दिया हुआ, अनुवाद की परिभाषाएं हम देखने वाले हैं। अर्थात अनुवाद की व्याख्याएं। अनुवाद के संदर्भ में अगर हिंदी में बात की जाए तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं वहाँ पे दी है, और सभी विद्वानों ने लगभग वही बात कहने की कोशिश की है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में यथावत उसी अर्थ के साथ लिख देना अनुवाद है। लेकिन सभी विद्वानों ने अपने अपने चिंतन के स्तर पर वहाँ पे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस मुद्दे के भीतर हम विभिन्न प्रकार के विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे और उनके द्वारा कहे गए कथन को थोड़ा सा विश्लेषित करके समझेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा अनुवाद को किस प्रकार वहाँ पे परिभाषित किया गया है, उसको व्याख्यायित किया गया है, ताकि हमें उस विषय के परिधि को समझ में आ जाए, अनुवाद संकल्पना की व्यापकता जो है उसको समझ में आ जाए। तो उस दृष्टिकोण से ये परिभाषाएं जो है बेहद महत्वपूर्ण है। हो सके तो आप इसको कंठस्थ करके रखिएगा, और 2-3 परिभाषाएं तो आपको कंठस्थ करके ही रखनी है, ऐसा समझ लीजिएगा। क्योंकि परीक्षा में अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे जैसी की वैसी परिभाषाएं लिखना जरूरी होता है। क्योंकि परिभाषाएं अगर किसी विद्वान की लिखी जा रही है तो आपको उसमें हेरफेर करने का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए किसी भी विद्वान द्वारा दी हुई परिभाषा आपको जैसे की वैसी वहाँ पे लिखनी होती है। तो इसलिए इन परिभाषाओं के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने ये परिभाषाएं दी है। मैं कोशिश करूँगा जितनी भी परिभाषाएं आसान है उन्हीं को आपके सामने रखूँगा, और उसी के आधार पर हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर में अनुवाद की परिभाषाएं देखते हैं। तो वहाँ पे पहली परिभाषा जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। अर्थात अनुवाद के संदर्भ में हिंदी में जो पहली परिभाषा वहाँ पे आई है, या जो विद्वान का नाम है वो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उनके अनुसार अनुवाद की परिभाषा क्या है, मैं सबसे पहले परिभाषा आपको बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके उसमें आई हुई जो बातें हैं उसको विश्लेषित करूंगा। देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं अनुवाद के संदर्भ में। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग अनुवाद है। इस प्रकार निकटतम और समतुल्य और सहज ये प्रतिपादन जो है एक प्रकार से वहाँ पे महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा में आ जाती है। तो मैंने आपके सामने परिभाषा प्रस्तुत की है, इसको थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नए शब्द आए हैं जो आपके लिए नए लग रहे होंगे। देखिएगा, पहला उन्होंने कहा, पहला वाक्य जो है भोलानाथ तिवारी कहते हैं भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। देखिए हमने भाषा की परिभाषा भी देखी है और उसमें हमने देखा कि ध्वनियों के रूपों को या सांकेतिक चिन्हों को हमने प्रतीक के रूप में वहाँ पे हमारी वर्णमाला के अक्षरों को स्वीकार किया है। तो उस प्रकार से ध्वनियों के आधार पर बने हुए या ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिए जो वर्णात्मक व्यवस्था हमारी जो है या हमारी जो वर्णमाला है, ये वहाँ पे बात कही गई है। भाषा ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि के माध्यम से या आवाज के माध्यम से जो व्यक्त होती है, और उस व्यक्त हो रही भाषा को प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक मतलब क ध्वनि है तो क के लिए जो क व्यंजन लिखा जाता है,
ख व्यंजन लिखा जाता है, ग व्यंजन लिखा जाता है। तो ये सभी प्रतीक जो है एक प्रकार से व्यवस्था के रूप में वहां पे है। तो पहले वाक्य का अर्थ यह है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं के प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात देखिएगा, पहले तो हमने देख लिया कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरे स्तर पर अनुवाद के बारे में बात आ रही है कि इन्हीं ध्वन्यात्मक प्रतीकों का प्रतिस्थापन से तात्पर्य क्या है कि पुनः एक बार उसको स्थापित करने की वहां पे कोशिश की जाती है, प्रक्रिया होती है। अर्थात प्रतिस्थापन से तात्पर्य पुनः एक बार जो लिखा गया है उसको लिखने की कोशिश की जा रही है। अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर, मतलब मराठी में जो भी कुछ लिखा जा रहा है वही जो जिस रूप में लिखा जा रहा है वही बातें दूसरी भाषा के निकटतम, अर्थात मराठी में जो लिखा जा रहा है वही बातें हिंदी में उसी संदर्भ के साथ, उसी अर्थ के साथ, उसके समान या उसके समीप निकट जो है समतुल्य सहज प्रतीकों का प्रयोग अनुवाद है। अर्थात उसके समान, उसके नजदीक का अर्थ वहां पे ग्रहण करते हुए उसको प्रस्तुत करना दूसरी भाषा में, यह अनुवाद है। आप समझ चुके होंगे कि लगभग वही बात कही जा रही है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में जैसा कि वैसा उसी अर्थ के साथ वहां पे प्रस्तुत करना अनुवाद है। तो इस तरह से भोलानाथ तिवारी भी वही बात कहते हैं। उनकी परिभाषा में ध्वन्यात्मक प्रतीक वगैरह जो ये बातें आ गई है, प्रतिस्थापन वगैरह, समतुल्य, सहज प्रतीकों का प्रयोग और निकटतम, ये सभी बातें जो है एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि मूल भाषा के समान आप जो भी कुछ लिखेंगे या मूल भाषा में जो भी कुछ लिखा गया है उसको जैसा कि वैसा दूसरी भाषा में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, आपका अनुवाद वहां पे बन जाएगा। तो इस तरह से भोलानाथ तिवारी की ये परिभाषा है। आप चाहे तो किताब में भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से जितना हो सके उसको आसान करके समझाने की कोशिश की है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, अर्थात अनुवाद के संदर्भ में दूसरे विद्वान जो डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव है उन्होंने भी एक परिभाषा कही है अनुवाद के बारे में। वो क्या कहते हैं देखिए, डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, एक भाषा, कंस में दिया है स्रोत भाषा, एक भाषा मतलब स्रोत भाषा। मैंने उस दिन आपको स्रोत भाषा बताया था कि जिस भाषा से हम सामग्री लेते हैं, उदाहरणार्थ मराठी से हिंदी में अगर कुछ हमें अनुवाद करना है तो मराठी में उपलब्ध सामग्री वह उसे हम स्रोत भाषा कहेंगे। एक भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है। अब इसमें थोड़े से शब्द थोड़े से आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन बात वही कही जा रही है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं और उसमें आए हुए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और बाद में इसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव कहते हैं, एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथा तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है। देखिए, इसमें आए हुए शब्दों को थोड़ा सा मैं विश्लेषित कर देता हूं। एक भाषा, स्रोत भाषा मतलब जो मूल भाषा है जहां से हम अनुवाद करेंगे, की पाठ्य सामग्री, उसमें लिखी गई जो भी सामग्री है में अंतर्निहित तथ्य अर्थात उस सामग्री में जो भी कुछ विचार लिखे गए हैं या जो भी कुछ सूचनाएं लिखी है या जो भी कुछ संदेश लिखा गया है वो अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर। समतुल्यता के सिद्धांत मतलब क्या है कि अनुवाद में एक सिद्धांत आता है जिसे सममूल्यता या समतुल्यता सिद्धांत कहा जाता है कि जो मूल में लिखा गया है उसी के समान लक्ष्य भाषा में लिख देना या अनुदित पाठ में लिख देना, उसे समतुल्यता सिद्धांत वहां पे काम करता है। उसकी एक मान्यता यह है कि मूल भाषा में जितना कुछ लिखा गया है उसमें न कुछ छोड़ा जाए और न कुछ जोड़ा जाए, उसे ही समतुल्यता सिद्धांत अर्थात उसी तुल्यता के आधार पर उतनी ही प्रभावात्मकता के साथ मूल में जितना प्रभाव आ रहा है उसी ही प्रभाव के साथ वहां पे अनुदित पाठ में वो बातें लिखनी जरूरी होती है। अर्थात समतुल्यता सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक से तात्पर्य क्या है
कि मूल लेखक अपनी कहानी जब लिखता है, मतलब मान लीजिएगा कि मराठी का कोई कहानीकार है और उसने मराठी में कहानी लिखी है और अनुवादक उसको पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद उस कहानी में क्या विषय प्रस्तुत हुआ है, इसकी एक संगठनात्मक समझ जो है उस अनुवादक के दिमाग में आ जाती है और उस संगठनात्मक समझ को उसका रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन, अर्थात उसको रूपांतरित करना है, अर्थात दूसरी भाषा में मराठी से हिंदी में लेके जाना है, अर्थात उसका रूप बदलना है। तो ये रूपांतरण करते हुए अथवा उसका सृजनात्मक पुनर्गठन से तात्पर्य है कि फिर से एक बार अपने समझ के आधार पर उसमें मूल लेखक ने जो भी कुछ विचार व्यक्त करने की कोशिश की है उन विचारों को ग्रहण करते हुए दूसरी भाषा में अर्थात लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ में लिख देना अनुवाद है। तो मुझे लगता है कि यह समझ में आया होगा। तीसरी परिभाषा है, देखिएगा, डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार, अर्थात डॉक्टर सुरेश कुमार क्या कहते हैं, देखिए, एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ, प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबंध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत होता है। अर्थात देखिएगा, लगभग उसमें भी यही बातें आ गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विस्तार से बातें कहने की कोशिश की है। क्या क्या कहा है इसमें कहा गया है कि एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को, मतलब मराठी भाषा है, मराठी के किसी एक विशेष पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें मूल के भाषिक अर्थ, अर्थात मराठी में भाषा के आधार पर जो भी अर्थ वहां पे प्रस्तुत हो रहा है वो भाषिक अर्थ, प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ, अर्थात उस जिस शैली से, जिस प्रयोग से वो अर्थ वहां पे प्रस्तुत हो रहा है उसका अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, अर्थात वो जो स्टाइल है, कहने का जो ढंग है, उसकी विशेषताओं को लेते हुए विषय वस्तु तथा संबंध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को, विषय वस्तु अर्थात उस भाषा में या उस रचना में लिखा गया विषय तथा उसके संबंध सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को, उससे संबंधित जितनी भी सांस्कृतिक बातें वहां पे आ गई है उन सभी सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव, अर्थात उन सभी बातों को जितना संभव हो सके वो संरक्षित रखते हुए, अर्थात उसे सुरक्षित रखना है, अर्थात उसमें हेरफेर करनी नहीं है, उसके अर्थ को बनाए रखना है, उसके सांस्कृतिक पक्ष को भी बनाए रखना है, उसे संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को, अर्थात हिंदी में अगर उसको हम लेके जा रहे हैं, दूसरी भाषा अर्थात हिंदी के पाठकों को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत होता है। अर्थात लगभग मराठी के पाठक मराठी की रचना जिस प्रकार ग्रहण करते हैं उसी प्रभाव के साथ अगर हिंदी में वो चला गया है और हिंदी पाठक उसको उसी प्रभाव के साथ ग्रहण करते हैं तो अनुवाद उसे कहा जाता है। ऐसा डॉक्टर सुरेश कुमार जी को कहना है। अगली एक परिभाषा है डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी क्या कहते हैं अनुवाद के संदर्भ में, देखिए, एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप से व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। फिर से एक बार दोहराता हूं, डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप से व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। अर्थात यही बातें इसमें आ गई है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। व्यक्त भाव विचार ये सभी बातें जो है एक भाषा में लिखी गई है और उसे उसी अर्थ के साथ समान अर्थ के साथ सहज रूप में लिख देना या व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है, ऐसा डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी को कहना है। और एक परिभाषा है अवधेश मोहन गुप्त जी का कहना है, देखिए, अनुवाद स्रोत के पाठ के कथन और कथ्य की लक्ष्य भाषा में सहज एवं समतुल्य अभिव्यक्ति है। अर्थात अनुवाद स्रोत के पाठ के कथन और कथ्य की लक्ष्य भाषा में सहज और समतुल्य अभिव्यक्ति है। मतलब स्रोत भाषा में अर्थात मूल भाषा में जो लिखा है
उसके कथन को और कथ्य को लक्ष्य भाषा में सहज और समतुल्य रूप में लिख देना या प्रस्तुत करना, मान लीजिएगा अनुवाद है, ऐसा यहाँ पे बात आ गई है। और एक मैं परिभाषा आपको बता देता हूं। पट्टनायक जिन्होंने अनुवाद के संदर्भ में कहा है, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, अर्थात इसमें कंस में दिया है अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव को एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। मान लीजिएगा कि मराठी भाषी एक समुदाय है और हिंदी भाषी एक समुदाय है, तो मराठी भाषा समुदाय में या मराठी में जो भी कुछ लिखा गया है उसको हिंदी भाषी समुदाय के लिए वहां पे प्रस्तुत कर देना, वहां पे अनुवाद है, ऐसा पट्टनायक जी का कहना है। तो मुझे लगता है कि 5-7 हमारी परिभाषाएं हुई है जो भारतीय विद्वानों द्वारा वहां पे हमने देखी है। मैं कुछ थोड़ा सा पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा आपके सामने रख देता हूं, ताकि भारत में जो अनुवाद की संकल्पना है या जो मान्यता है ये हमारे समझ में आ जाए। साथ ही साथ विदेशों में भी अनुवाद की क्या संकल्पना है, अनुवाद की क्या मान्यता है, वो भी हमें पाश्चात्य विद्वानों के परिभाषाओं से ये बातें समझ में आ जाएगी। तो पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले A.H. स्मिथ नामक एक विद्वान है, A.H. स्मिथ, उनके द्वारा अनुवाद की परिभाषा बताई है। अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण अनुवाद है। देखिए कितनी आसान परिभाषा है। अर्थ को बनाए रखते हुए, अर्थ को बदलना नहीं है, अर्थ को उसी रूप में या उसी संदर्भ में वहां पे रखना है। अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण अनुवाद है, या दूसरी भाषा में किसी भी भाषा में अंतरण करना या रूपांतरण करना अनुवाद है। J.C. कैटफोर्ड नामक दूसरे विद्वान हैं, उनकी परिभाषा है। देखिए, अनुवाद एक भाषा के पाठपरक उपादानों का दूसरी भाषा के पाठपरक उपादानों के रूप में समतुल्यता के आधार पर प्रतिस्थापन है। मतलब एक भाषा के उपादान, मतलब उसमें शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, पद होते हैं, अर्थात उन शब्दों को, वाक्यों को, पदों को, इन उपादानों को दूसरी भाषा में समतुल्यता अर्थात समान अर्थ के साथ वहां पे प्रतिस्थापित करना अनुवाद है, ऐसा J.C. कैटफोर्ड जी का कहना है। यूजीन ए नायडा नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा कही गई परिभाषा है। देखिए, अनुवाद का संबंध स्रोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ और फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा के निकटतः स्वाभाविक तथा तुल्यार्थक उपादान प्रस्तुत करने से होता है। अर्थात यूजीन ए नायडा को कहना यह है कि स्रोत भाषा में जो भी कुछ संदेश लिखा गया है उसके अर्थ को पकड़ते हुए, उसके शैली को, उसके ढंग को पकड़ते हुए लक्ष्य भाषा में उसको समीप लाते हुए स्वाभाविक और तुल्यार्थक, मतलब उस तुलना का अर्थ जो है उसको ग्रहण करते हुए उसे प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी ऐसी ही बातें जो है अनुवाद के संदर्भ में कही है, जो हमारे भारतीय विद्वान जो कहते हैं एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में उसी सहज भाव से वहां पे समतुल्यता के आधार पर लिख देना अनुवाद है। और एक विद्वान है विदेश के, पाश्चात्य विद्वानों का वो विद्वान है, नाम है न्यूमार्क, अर्थात न्यूमार्क जी के मतानुसार अनुवाद क्या है। देखिए, अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए, आसान परिभाषा है। एक अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए, एक भाषा में जो भी कुछ लिखा गया है संदेश के धरातल पर, वही संदेश जो है दूसरी भाषा में अगर लिखने का प्रयत्न किया जा रहा है तो वहां पे अनुवाद होता है, ऐसा न्यूमार्क जी को कहना है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों की बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जितनी भी परिभाषाएं हम देखेंगे लगभग यहाँ पे 32 के करीब परिभाषाएं दी है, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है,
इतना समझ लीजिएगा कि अगर 32 भी परिभाषाएं हम अगर जानने की कोशिश करेंगे लोग, तो उसमें निष्कर्ष के रूप में या उसके सार के रूप में वही बातें निकलेगी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अनुवाद क्या है, कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में लिखने की प्रक्रिया है, और उसमें अर्थ के स्तर पर, शैली के स्तर पर वो सभी बातें वहां पे आ जाती है, जुड़ जाती है। तो समझ लीजिएगा कि अनुवाद की परिभाषाओं से आपको ये समझ में आया होगा कि लगभग सभी विद्वानों ने वही बात कहने की कोशिश की है जो हम अभी कह रहे हैं कि अनुवाद कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत क्लिष्ट विषय है, ऐसा नहीं है, कठिन विषय ऐसा नहीं है। लेकिन अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास कम से कम 2 भाषाओं की आवश्यकता होती है, 2 भाषाओं पर समान अधिकार होना आवश्यक है, तभी जाकर वो अनुवादक जो है अनुवाद कर पाता है। अन्यथा उससे अनुवाद की जो आवश्यकता है उस आधार पर अगर विचार करेंगे, अनुवादक अगर कोई एक ही भाषा जानता है तो अनुवाद नहीं कर पाता। तो परिभाषा में भी लगभग वही बातें बताई गई है। अनुवाद में अनुवादक का दायित्व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुवादक जो है जितनी क्षमता के साथ, जितनी प्रभावनात्मकता के साथ उस मूल में लिखी गई बातों को ग्रहण कर लेता है और उसी के आधार पर वो लक्ष्य भाषा में वो बातें जो है लिखने की कोशिश करता है या प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार से है। अगले लेक्चर में मैं आपको अनुवाद का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। स्वरूप में हम देखेंगे अनुवाद करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, अनुवाद कौन कर सकता है और अनुवाद करने की प्रक्रिया क्या है। थोड़ा सा ये भी बातें जो है स्वरूप के अंतर्गत हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम अगला मुद्दा देखेंगे। तो अगले लेक्चर में अनुवाद के स्वरूप को लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।